नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे डॉक्टरी की पढ़ाई में बीजेपी का एजेंडा। मध्य प्रदेश के मेडिकल स्टूडेंट अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बीजेपी के विचार पढ़ेंगे। नए सत्र से मेडिकल छात्रों के फाउंडेशन कोर्स में संघ के संस्थापक केशव राव बलराम हेडगेवार और बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही महर्षि चरक, आचार्य सुश्रुत स्वामी विवेकानंद, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार ने छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए देश के विचारकों के सिद्धांत और वैल्यू बेस्ड मेडिकल एजुकेशन को साथ मिलाने का प्लान तैयार किया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस मामले को लेकर एक नोटशीट विभागीय अफसरों को भेजी है। उन्होंने सुझाव देने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है। उन्हीं सुझावों के आधार पर महापुरुषों के विचार, सिद्धांत, जीवन दर्शन के महत्व वाले विषय को फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाया जाएगा। वहीं डॉक्टरी की पढ़ाई में भगवाकरण को लेकर सियासी पारा भी चढ़ गया है। कमलनाथ और कांग्रेस ने इसे बीजेपी का एजेंडा बताया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विचारधारा को थोपने का प्रयास कर रही है। क्या डॉक्टर को ये जानकारी नहीं होनी चाहिए कि देश के लिए किसने क्या किया? डॉक्टर के लिए भी जरूरत है। टेक्निकली साउंड होना ये उनका अपना काम है। क्या वो एज ए मेडिकल अच्छे डॉक्टर बनने के लिए उनका जो सिलेबस है वो तो उनको करना ही है, लेकिन देश के बारे में, समाज के बारे में डॉक्टर्स को भी जरूरत है तो बाकी को भी जरूरत है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, डॉक्टर हेडगेवार ने इस देश के अंदर इस समाज के लिए जो किया है, भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए, मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना और एक बड़ा विचार केवल देश को नहीं दुनिया को दिया है, तो क्यों नहीं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। निश्चित किया है कि डॉक्टर हेडगेवार जो स्वयं चिकित्सक थे, जिन्होंने इस देश की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिन्होंने इस देश में लाखों करोड़ों देशभक्तों का निर्माण किया, उनको हम पढ़ाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका विचार एकात्म दर्शन आज पूरी दुनिया ने माना है, उनके अंत्योदय की सिद्धांत पर दुनिया आज निश्चित रूप से चलने को तैयार है। भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया। विवेकानंद, जिन्होंने 7 समुंदर पार जाकर हिंदुस्तान की संस्कृति का परचम लहराया। अरविंद चरक, जिन्होंने स्वयं भारतीय चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की। ऐसे महापुरुषों को हम पढ़ाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे आगे आने वाला डॉक्टर पूरी तरह मूल्य आधारित व्यक्तित्व और कृतित्व का धनी हो। और इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस साल से हमारे फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन कोर्स में ऐसे महापुरुषों की जीवन शैली, उनके विचार को सम्मिलित करेंगे। में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। अब सुना है कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन सरकार करने जा रही है। आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय जी का भी अध्ययन पाठ्यक्रम में इसी वर्ष से हमारे एमबीबीएस के छात्रों को करना पड़ेगा। समझ से परे है कि चिकित्सा के क्षेत्र में हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय जी का योगदान क्या है। तो डॉक्टरी की पढ़ाई में बीजेपी का एजेंडा, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है, हमने ऐसा बहुत बार देखा है कि जब कोई पढ़ाई की बात होती है या सब्जेक्ट की बात होती है या विषय की बात होती है, तब हमें अच्छा लगता है जब हम ये सुनते हैं कि हाँ, हम अपने सब्जेक्ट में या विषयों में आगे हम योग जोड़ें, प्राणायाम जोड़ें और तमाम चीज़ों को जोड़ें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो हर चीज़ से मतलब पढ़ने के साथ साथ दूसरी चीज़ों में भी डेवलप्ड हो। ये तमाम चीज़ें तो हमने सुनी हैं और ये बात भी बिल्कुल सही है कि जितने भी दिग्गज रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए काम किया, देश की आज़ादी के लिए काम किया, या कुछ जैसे हम स्वामी विवेकानंद की यदि बात करें तो उनके विचार निश्चित तौर पर ये वो लोग हैं, ये वो नाम हैं जिनके विचारों को यदि हम अपनाते हैं या पढ़ते हैं या आज की जनरेशन में वो चीज़ें जाती हैं, एक छोटा बच्चा शुरू से यदि उन सारी चीज़ों को सुनता देखता है, तो इसमें कोई अलग बात नहीं होगी कि वो एक सोच समझ और हमारी संस्कृति को बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर तब समझ में नहीं आती है जब हम डॉक्टरी की पढ़ाई में हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को भी समावेश करने की बात हो रही हो, इन तमाम लोगों को जोड़ने की बात हो रही हो। ये बात देखिए, मैं इसलिए थोड़ा सा स्पष्ट करके चलूंगी कि ना तो हेडगेवार
या दीनदयाल उपाध्याय, हम उनके अगेंस्ट की बात नहीं कर रहे। वो दिग्गज हैं, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया और उनका अपना व्यक्तित्व, उनका अपना नाम, तमाम चीजें हैं, बहुत सम्मानीय हैं, हम उन पर सवाल नहीं उठा रहे। लेकिन ये सब्जेक्ट में इन तमाम चीजों को शामिल करना या इस वक्त पे जोड़ना या कांग्रेस का ये आरोप कि विचारधारा जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की है वो एक थोपने का प्रयास है, क्या ऐसा हम मान सकते हैं? मुझे लगता है इस चर्चा को हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, शिक्षाविद भी जुड़ेंगे, वो बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन जहां तक ये बात आई है, मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि बात सिर्फ हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की नहीं हो रही है, उनके सम्मान की नहीं। देखिए, उनका सम्मान है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो विषय के रूप में ला रही है, ये कहां तक कितना उचित है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस पूरी चर्चा में, आपसे कुछ देर बाद जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगी। प्रदेश प्रवक्ता हैं एनएचवाई के समर्थ समाधिया। समर्थ, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समर्थ, इस पूरे सब्जेक्ट को मुझे लगता है आपने सुना भी, समझा भी, वीरी शर्मा का क्या कहना है, के मिश्रा का क्या कहना है, लेकिन आप क्या मानते हैं और क्या ये सही होगा? देखिए मैम, आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहती है एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को। मैं कहना चाहता हूं कि एमबीबीएस का स्टूडेंट वही है जिसने कोरोना काल में सबसे ज्यादा लोगों की मदद करी, चाहे वो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, एमबीबीएस के डॉक्टर्स हो। उन्होंने कोरोना काल में सबसे ज्यादा लोगों की तन मन धन से सबसे उन्होंने अपनी सेवा करी है। आज देख रहे हैं हम लोग कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि एमबीबीएस के लोगों को नैतिकता का पाठ सिखाने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि विश्वास सारंग जी को पहले अपने विभाग में देखिए आज कितनी गड़बड़ी हो चुकी है। वो जिस विभाग के मंत्री हैं, आज उनके विभाग में जुड़ा एमबीबीएस के जुड़ा कभी भी हड़ताल पे आ जाते हैं। उनके बंगले के बाहर आज नर्सिंग का स्टाफ हड़ताल पे बैठ जाता है। उनकी बात को सुनने की जगह ये आज एमबीबीएस के छात्रों को नैतिकता का पाठ सिखाने का काम करते हैं। मैं सारंग जी से निवेदन करता हूं कि पहले वो नैतिकता का पाठ सीखे, भारतीय जनता पार्टी का नैतिकता का पाठ सीखे। आज हमारी महिलाएं जाती है शिवराज सिंह चौहान जी को राखी बांधने तो उन पर लाठी बरसाई जाती है। इस मध्य प्रदेश का युवा उनके पास जाता है रोजगार मांगने तो लाठी पढ़वाई जाती है। मैं उनको कहता हूं पहले आप नैतिकता का पाठ सीखिए, उसके बाद इस तरह की अपना जो भगवाकरण है वो दूसरों पर थोपने का कार्य करें। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, एक बात है, बहुत सारी बातें हैं, हम व्यक्तिगत सवाल किसी पर नहीं यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह की चीजें आती हैं तो में बहुत सारी बातें आती हैं। एक उदाहरण मुझे यहाँ पर याद आ रहा है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अभी कोई प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ा तो नहीं है और हम कई दिनों से ये देख रहे हैं कि वो लोग जुड़ना भी नहीं चाह रहे और जुड़ते नहीं हैं। कोई ऐसी बात जब आती है उन पर तो बोलने से बचते हैं, लेकिन उनको जवाब देना होगा। उनके बचने से कुछ नहीं होगा। यदि आपसे संबंधित कोई बात आई है तो उसका जवाब आपको देना होगा, और आप नहीं देंगे तो फिर मैसेज जनता के बीच कैसा जाएगा आप समझ सकते हैं। मैं अपने एक एग्जाम्पल को पूरा करूंगी और इस वक्त पूरी चर्चा में आनंद सबधानी शिक्षाविद हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार कहा जाता था, उसको बदलकर मेजर ध्यानचंद की बात कही गई थी। हम ये नहीं कह रहे हैं, और तब भी हमने कहा था कि हम सवाल मेजर ध्यानचंद पर नहीं उठा रहे हैं, लेकिन खेल का नाम बदलने की जरूरत क्या थी। और दूसरी चीज फिर ये भी कहा गया था भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गजों के द्वारा कि एक पनौती हट गई और मेडल आ गया। तो क्या राजीव गांधी को पनौती कहा था? ये एक उदाहरण मैं यहाँ पर चर्चा में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप यदि डॉक्टरी की पढ़ाई में हेडगेवार या दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को या उनको शामिल करना चाहते हैं, उनके सम्मान को हम सम्मान मानते हैं, लेकिन ये जोड़ने का मतलब क्या है पार्टी का? और बहुत दिग्गज हैं, उनके बारे में हम सुन रहे हैं, वो भी कभी किसी पार्टी के व्यक्ति विशेष रहे होंगे, लेकिन इस तरह की बातें इस तरह से जोड़ देना कि आपको अपना दिखाना है तो आप करेंगे, लेकिन दूसरों को आप कुछ नहीं समझेंगे, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। आनंद सबधानी जी, आज जो विषय पर हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टरी की पढ़ाई में या एमबीबीएस की जो पढ़ाई है उसमें हम हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को रखें, उनको भी शामिल किया जाए जैसे कि दूसरे बड़े दिग्गज हैं जो पढ़ाए जाते हैं, क्या इसकी जरूरत है? क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगा है। देखिए, थोड़ा सा राजनीति से हटके, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं, बहुत अच्छा बोल पाएंगे इस पर, लेकिन कांग्रेस की आपत्ति है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने विचारों को थोपना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स पे भी और जनता पर भी। देखिए, मैं ये मानता हूं कि किसी भी डॉक्टरी का अगर सिलेबस तैयार हुआ है उसमें ऐसे लोगों को जोड़ा जाना चाहिए जो डॉक्टरी से रिलेटेड हो।
उन्होंने अपने किसी केस स्टडी के बारे में जानकारी दी हो, कोई ऐसा डॉक्टर जिसने बहुत जबरदस्त तरीके से केस डील किया हो, किसी मरीज का इलाज किया हो अच्छे से, या कोई मरीज जो केस स्टडी के रूप में आया हो, ऐसे लोगों को अगर सिलेबस में जोड़ा जाता है तो मेरे ख्याल से ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आरएसएस के कोई मुखिया हैं जिनको जोड़ना गलत है या सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जोड़ना केवल ऐसे लोगों को चाहिए जो सेलेक्टेड है। हेडगेवार जी के बारे में अगर किसी को जानना है तो हेडगेवार जी की बहुत अच्छी पुस्तक है, वो पढ़े। अगर दीनदयाल जी के बारे में जानना है तो उनकी पुस्तकें बनी हुई है, वो पढ़े। लेकिन सिलेबस में जोड़ना, चिकित्सा क्षेत्र में सिलेबस में जोड़ना मेरे लिए भी ये न्यायोचित नहीं लग रहा है। अब साथ में मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर जोड़ना ही है तो मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी सरकार जोड़ना चाह रही है वो राजनीति से दूर इसको करे। आप तो उन लोगों को बिठाइए जो डॉक्टर, जिनको डॉक्टर बनना है उनको एक बार बिठाइए, हर तरह के विधा वाले 100 डॉक्टर बिठाइए और सिलेबस तैयार करने वाले डॉक्टर्स बिठाइए। उनसे पूछिए कि हम इन महापुरुषों को जोड़ना चाह रहे हैं सिलेबस में, अगर वो ओके करते हैं तो आप जोड़िए। दूसरी चीज ये कि आप जरा ये देखिए कि डॉक्टरी का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है। बहुत होके वो डॉक्टर बेचारा 5 साल जब एमबीबीएस करता है, बहुत परेशान होके पैनिक होके प्रैक्टिस करके वहां तक पहुंचता है, सिलेबस वो बेचारा पूरा कवर नहीं कर पाता, और सिलेबस अगर बढ़ा देंगे तो शायद ये चीज ठीक नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर किसी को भी सिलेबस जोड़ना है, मैं कह रहा हूँ नाम हटाने से या घटाने से कुछ भी नहीं होगा। अगर बीजेपी या आरएसएस के लिए जितने इम्पोर्टेंट दीनदयाल जी हैं, उतने ही अगर कांग्रेस पार्टी का ध्यान तो पूर्व प्रधानमंत्री है राजीव गांधी जी भी उतने इम्पोर्टेंट है। एक किसी का नाम हटा के आप दूसरे का नाम जोड़े, मैं नए नाम के खिलाफ नहीं हूँ। ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने देश में आधुनिकता लाए, जो कंप्यूटर के प्रणेता थे, देश को आगे बढ़ाया, जिन्होंने संबल दिया, टेलीफोन लाए, आविष्कार किए इतने सारे, ऐसे प्रधानमंत्री जितने लोगों के लिए मोदी जी इम्पोर्टेंट हैं, उतने ही हमारे मनमोहन जी भी इम्पोर्टेंट हैं, उतने ही हमारे राजीव गांधी जी भी इम्पोर्टेंट है। तो किसी का नाम हटा के दूसरे का नाम करना है मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। दूसरी चीज, मैं आज शिक्षक हूँ, आज शिक्षक दिन के दिन ये कार्यक्रम हुआ है, डॉक्टर्स के बारे में बात हो रही है। मैं जिस क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ भोपाल में, आज वहाँ एक बहुत बड़े डॉक्टर मिश्रा जी का देहांत हुआ है, वो हमें छोड़ के चले गए हैं। वो खुद अपने आप में गुरु हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको उन्होंने बनाया है। क्यों ना हम सिलेबस में ऐसे डॉक्टर को इंक्लूड करें जिन्होंने डॉक्टर्स को बनाया है, उनकी केसेस के बारे में हम बात करें, उनके हिस्ट्री के बारे में हम बात करें, वो कैसे डॉक्टर बने, ये सब करना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ज्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। समर्थ, क्या लगता है कि ये एक, देखिए इसके लिए कहा भी गया है और विश्वास सारंग ने भी ये बात बोल दी है कि हम अभी से ही इसको शुरू कर देते हैं और कोशिश की जाएगी कि इसी सत्र से ये तमाम चीज़ें हो जाएं। देखिए आप कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि शिक्षाविद का भी यही मानना है कि उससे संबंधित आप किसी बड़े डॉक्टर्स को ले लीजिए, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है, किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया है, वो ले लीजिए। मैं बार बार यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी कि हम या हमारी जो सोच होती है या एक व्यक्तित्व के होने के नाते हम ना हेडगेवार ना हम दीनदयाल उपाध्याय उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए उतने सम्मानीय हैं जैसे दूसरे दिग्गज हैं। लेकिन एक मेडिकल की पढ़ाई में उस विचारधारा को शामिल करना, और खास तौर पर ये दोनों ही नाम किस पार्टी को बिलोंग करते आए हैं, उनकी विचारधारा किससे जुड़ी हुई है, ये हम जानते हैं। आज यहाँ सरकार किसकी है ये भी हम जानते हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एजुकेशन या एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ों में राजनीति नहीं करना चाहिए। आपको जो देना है, इलेक्शंस होते हैं, खूब आपको समय मिलता है, जनता को जो चुनना है वो चुनती है, लेकिन स्टूडेंट्स में भी आप वैसी चीज़ें डेवलप कर दें, उन विचारधाराओं को डेवलप करवा दें, आप उसमें सब्जेक्ट को डेवलप कर दें। ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब सी लग रही हैं। समर्थ, क्या लगता है अब आगे जो अभी कहा गया और जो चीज़ें इसी सत्र से शुरू होने की बात हो रही है, एनएसयूआई इसके लिए बात आगे रखेगा और रखना भी चाहिए? क्योंकि निश्चित तौर पर एक बात जो आनंद सबधानी जी ने यहाँ पर कही है, मुझे लगता है उस पर एक बार सरकार को विचार करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने महापुरुषों को जोड़ रही है, अपने पार्टी के संस्थापकों को, आरएसएस के संस्थापकों को जोड़ रही है, मैं उनसे सवाल करता हूं कि आज इस देश को आज़ाद कराने के लिए तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी जीवनी हमें पढ़नी चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी की जीवनी को हम जोड़ सकते हैं। मैं आप जैसे सर बता रहे थे, राजीव गांधी जी की जो इस देश में कंप्यूटर की क्रांति लेकर आए थे, उनकी जीवनी जोड़ सकते हैं। इस देश के तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं
जिनकी जीवनी हम जोड़ सकते हैं, पर हम इनसे सवाल करते हैं कि आरएसएस के प्रमुख का हम उसमें क्यों पढ़ें। एमबीबीएस का अगर छात्र पढ़ाई करता है तो उसको उससे क्या प्रॉफिट मिलता है। अगर आरएसएस बीजेपी के संस्थापक की बात हम उनके बारे में अगर एमबीबीएस का छात्र करता है तो उससे क्या फायदा पड़ेगा एमबीबीएस के छात्र को। मैम दूसरी बात आप कह रही थी कि एनएसयूआई क्या करेगी। मैम एनएसयूआई सरकार को चिता रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि वो लोग इस पे जल्दी से कार्य सुनवाई करें, इस पे पुनः विचार करें, अन्यथा एनएसयूआई पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी और तब तक लड़ती रहेगी जब तक शिवराज सरकार और विश्वास सारंग अपने इस विचार पर पुनः विचार नहीं करेंगे और बदलाव नहीं करेंगे और इन दो लोगों का नाम इससे नहीं हटाएंगे। बिल्कुल। आनंद जी, एक बात और है यहाँ पर, आपने भी क्योंकि बहुत स्पष्ट तरीके से ये बोला कि आप उन सब्जेक्ट्स में सिलेबस में और चीज़ों को जोड़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार बातचीत होनी चाहिए मेडिकल से जुड़े हुए जो लोग हैं और एक पूरा मुझे लगता है एक बड़ी टीम होती है, एक यूनिट होती है जो, और एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है सिलेबस जहां डिस्कस होता है कि हम एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए या दूसरी क्लासेस के लिए, यहाँ पर क्योंकि एमबीबीएस की बात हो रही है तो मैं उसी पे फोकस करूंगी कि एमबीबीएस का क्या सिलेबस होगा। बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि बहुत मेहनत से वहाँ तक वो पहुँचते हैं और वहाँ से एक डॉक्टर हमें मिलता है, बहुत मेहनत होती है उसकी। तो उन सारी चीज़ों को वो ऑलरेडी बहुत समझता पढ़ता गया है। अब हम अलग से कोई विचारधारा उनको सिखाने की कोशिश करें या उन विचारों को थोपने की कोशिश करें तो ये ठीक नहीं है। लेकिन नहीं लगता सरकार को भी कि जो सिलेबस बन रहा है या जो चीज़ें आ रही हैं हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। हम एक बार बात तो कर सकते हैं, एक बार डिस्कस कर सकते हैं कि क्या इन लोगों के विचारों को जोड़ना या इन चीज़ों को जोड़ना या की जीवनी को जोड़ना ठीक होगा या नहीं होगा, या हम मेडिकल से जुड़े, ये एक बार डिस्कस तो हो सकता है। मुझे यहाँ ऐसा लगा ये तमाम चीजें देकर कि सारी चीजों को थोप दिया गया है। एक मिनट सवधानी जी, मैं आ रही हूँ, कुछ कहना चाह रहे हो समर्थ? मैम जैसे कि सारंग जी के बयान में मैंने सुना था कि उन्होंने बोला था कि 5 लोगों की गठित एक कमेटी बनाई थी जिसने ये प्रस्ताव पारित किया। मैं पूछना चाहता हूं क्या ये आरएसएस के लोग थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया है? कि मुझे लगता है अगर किसी एमबीबीएस के स्टूडेंट को बिठाते, किसी शिक्षाविद को बिठाते, मुझे नहीं लगता वो इनका नाम आगे करता, प्रस्ताव पारित होता। बात वही है समर्थ। यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी देखिए बात यह है कि आज जो सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ है नहीं, सरकार का नुमाइंदा यहाँ है नहीं, वो जुड़ना चाहते नहीं है, बात करना चाहते नहीं है। कब तक चुप रहेंगे? सवाल तो उठेंगे, सवाल यहाँ उठेंगे, इस मंच के माध्यम से पहुंचेंगे, जवाब आपको देना होगा, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो घिरेंगे आप ही, लेकिन सवाल उठते रहेंगे। आनंद जी, अपनी बात अब पूरी कीजिएगा। डॉक्टर्स बन गए जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। फिर दूसरा घोटाला हुआ, उसमें ऐसे डॉक्टर बन गए जिन्होंने खुद तो परीक्षा नहीं दी लेकिन परीक्षा किसी और ने दी और डॉक्टर वो बन गए। कहीं ना कहीं जो राजनीति से प्रेरित होके हमारे समाज में ऐसे डॉक्टर्स आ रहे हैं जो इलाज से हमें जो जीवन दायनी है हमारी, वो चीज हमारी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। आज उन्हीं उनको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और उनसे रिलेटेड कोई सिलेबस नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी आपने जो अपनी बात बोली राखी जी कि हमें डॉक्टर से तो पूछो, जिसके लिए आपको करना है उससे तो पूछो। मैं 2 सेक्टर हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ ये 2 सेक्टर के बारे में बात करता हूँ, एक शिक्षा और दूसरा खेल। ये उन्हीं लोगों के लिए होना चाहिए। इसमें मेंटर भी वही होनी चाहिए, इसमें अध्यक्ष भी सचिव भी वही होने चाहिए, आयोग बन रहा है तो उससे भी वही जुड़े हुए या शिक्षा से जुड़े हुए। आप किसी राजनीतिक व्यक्ति को अगर स्पोर्ट्स में या शिक्षा में रख देंगे कि आप इन पे निर्णय दीजिए, आपके हिसाब से चलेगा, तो मेरे ख्याल से गलत है। शिक्षा में एक शिक्षक होना चाहिए और खेल में एक खिलाड़ी होना चाहिए जो भले को अपना निर्णय देगा। अगर कभी भी वाद विवाद, आज अगर इसके विवाद के रूप में आ रहे हैं तो यहाँ कांग्रेस भी अपने पक्ष रख रही है, शिक्षाविद के रूप में मैं भी रख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बीजेपी को भी अपना पक्ष रखना चाहिए। वो बताए तो सही इसमें क्या अच्छाई है। वो जब अच्छाई नहीं बताएंगे तब तक तो विरोध तो करना बिल्कुल लाजमी है। और मैंने ये देखा है कि बीजेपी की सरकार में हमेशा ऐसा ही होता है, उनको जो अच्छा लगता है उन्होंने बोल दिया और वो कानून हो गया। भले ही किसान परेशान हो रहे हैं, भले ही व्यापारी परेशान हो रहे हैं, भले ही लोग परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है, उससे मतलब नहीं है। भले कर्मचारी परेशान हो रहा है, हमने जो फरमान सुना दिया वो सुना दिया। यहाँ पर जो भी दर्शक मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आज उनको स्पष्ट शब्द में बोलना चाहूंगा कि किसी को भी उठाओ तो इतना मत उठाओ कि वो आपसे दूर चला जाए, और किसी को भी इतना मत गिराओ कि वो इतना कमजोर हो जाए कि जो चीज आपको गलत लग रही है वो भी ना बोल पाए। अगर आप किसी भी पार्टी को अपना मत देते हो तो इतना भी मत दो कि वो
पड़ जाए कि वो आपको सुने नहीं। और किसी भी पार्टी को मत अगर आप हटाते हो तो इतना मत दो कि वो विपक्ष ही खत्म हो जाए। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो तालमेल होता है दो पार्टियों में, एक पक्ष में और विपक्ष में, वो तालमेल कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है। दोनों को आप अगर बराबरी से रखोगे तो मेरे ख्याल से देखना देश भी अच्छा चलेगा। कोई भी एक तरफा कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। पिछली सरकारों में हमने देखा था कि एक तरफा निर्णय नहीं होता था, क्योंकि उनको लगता था एक को हम नाराज करेंगे तो दूसरा हमारे लिए परेशान होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है कि एक को खुश करते हैं तो उनको लगता है कि हमें अपने आप को ही खुश करना है, क्योंकि देश ने तो हमें मैंडेट दे दिया है। यहाँ पर जनता का रोल बनता है कि जनता को एक मैनेज करना पड़ेगा, एक मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। तराजू की तरह ही हर चीज होती है, कहीं भी आप किसी तरफ भी पलड़ा भारी तो दूसरी तरफ वाला पलड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक है। चलिए, और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि कार्यकारिणी सदस्य हैं एबीवीपी के। अभिषेक, आपका भी बहुत स्वागत है। सवाल अगला भूपेंद्र जी आपसे ही लेना चाहूंगी। आज जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि डॉक्टरी की पढ़ाई में एमबीबीएस के लिए हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को, उनकी तमाम चीजों को, उन बातों को जोड़ा जाए, कितना उचित है ये? चलिए, भूपेंद्र जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभिषेक, क्या माना जाए? मेरा सवाल आपसे भी यही रहेगा, क्या मकसद है इसे जोड़ने का, कितना उचित है ये? देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस वर्ष हम सबके बीच में आई है, वो भारत आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। उसमें भी ये बात कही है कि हमें वो इतिहास पढ़ना चाहिए जो हमारा वास्तविक इतिहास है। तो चरक और सुश्रुत की हम बात करें तो भारत के इतिहास में चिकित्सा शिक्षा के जनक माने गए हैं। आयुर्वेदिक विज्ञान में जो बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है, तो अगर उनको पढ़ाने के लिए सरकार ऐसा फैसला दे तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। विद्यार्थी परिषद इसका स्वागत करती है। और इसके अलावा जो भी महापुरुष हैं, अगर उनको हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक सफल डॉक्टर के साथ एक समाज में एक सफल व्यक्ति के रूप में भी निकल के सामने आएंगे। बिल्कुल। अभिषेक, एक बात है यहाँ पर, देखिए ठीक है आप अपनी बात रख सकते हो, लेकिन एक बात आप ये भी देखो ना कि जब राजीव गांधी का नाम आया था, जब राजीव गांधी खेल पुरस्कार वो नाम था, मेजर ध्यानचंद आपने कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात आई थी कि वो खेलों से कभी उनका संबंध नहीं रहा। देखिए, हम बड़े बड़े पुरस्कार, बड़ी बड़ी जगहों के नाम, सिलेबस में हम नाम किन लोगों का जोड़ते हैं जिनका एक वाकई में इस देश में योगदान हुआ। उनकी जीवनी पढ़ने से हम उनकी विचारधाराओं को समझेंगे। यहाँ पर जिस दिन मैं फिर बोल रही हूँ, आपत्ति हमें हेडगेवार या दीनदयाल उपाध्याय के नाम से या उनके कामों से या उनके जीवन व्यक्तित्व से नहीं है। वो बहुत सम्मानीय हमेशा रहेंगे और मुझे लगता है उनको किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टरी की पढ़ाई में हम किसी बड़े डॉक्टर को जोड़ सकते थे, उनके कामों को जोड़ सकते थे? हमारे साथ शिक्षाविद आनंद सबधानी जुड़े हैं, उन्होंने भी ये चीज कही। हमें बात तो करना चाहिए, हम किस विचारधारा को ला रहे हैं? देखिए, इसमें कोई विचारधारा थोपने का काम नहीं कर रही है सरकार। जो भी इस सब्जेक्ट के तहत जोड़े गए हैं वो उनके मोरल एथिक्स बच्चों को पढ़ाया जाए इसलिए जोड़े गए हैं। चाहे वो जो चाहे भीमराव अम्बेडकर हो या और भी अन्य महापुरुषों जिनको जोड़े गए हैं। उनके अलावा दो अन्य भी इस चिकित्सा शिक्षा से जुड़े लोगों को जोड़ा गया है जो प्राचीन समय में जिनका चिकित्सा में महत्व रहा है। कुछ कहना चाह रहे समर्थ? आपकी बात रखिए। मैं अभिषेक जी से एक सवाल करता हूं कि आपने अपने पार्टी के जो इनको आप अपना नेता मानते हैं सावरकर, उनको क्यों नहीं आपने जोड़ा? उनके नाम का भी जोड़ देते, जिन्होंने इस देश के साथ गद्दारी करी, जिन्होंने इस देश की मुखबिरी करी, उनका नाम भी जोड़िए, उनकी भी ग्रंथि अपने देश के लोगों को पढ़ाइए, एमबीबीएस के लोगों को पढ़ाइए। देखिए, पहले आप इतिहास पढ़िए समझ जी। आपने लगता है इतिहास अच्छे से पढ़ना ही है। सावरकर जी ने कोई देश से गद्दारी नहीं की थी। आप पहले उनके बारे में पढ़िए अच्छे तरीके से। देश के साथ छेड़छाड़ी लगता है शायद आपको महात्मा गांधी जी की जीवनी पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है इस देश को कंप्यूटर देने वाले, कंप्यूटर क्रांति लाने वाले देश में राजीव गांधी जी की जीवनी पढ़नी चाहिए। मैं कहता हूँ इंदिरा गांधी जी की आपको जीवनी पढ़नी चाहिए, जो जिनके नाम पर पाकिस्तान हिलता था, आपको उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। आप सावरकर जी का नाम ला रहे हैं, आप ला रहे हैं पंडित दीनदयाल जी का। इन्होंने क्या कर दिया इस देश के लिए? इस देश के लिए ऐसा क्या कर दिया कि एमबीबीएस के छात्र आपकी बात सुनेंगे? आप लोग अपना कानून बनाने का काम करते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह का कानून आज देश में लागू नहीं है। देश का जागरूक नागरिक हो गया है, उसे समझ आ चुकी है कि आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। देखिए, हम किसी पार्टी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने नहीं है। एक छात्र के नाते मैं अपनी बात बताने और छात्र संगठन क्या सोचता है, अब जो भी
बदलाव हुआ है इस शिक्षा में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब देश का इतिहास लिखा जा रहा था तो उस समय भी देश का इतिहास किस प्रकार से किस पार्टी ने लिखा है, एक व्यक्ति आधारित, एक परिवार आधारित इतिहास लिखने का जो काम किया है वो भी एक पार्टी ने ही किया है। तो अब वर्तमान समय में अगर छात्रों को उनका वास्तविक इतिहास पढ़ने को मिल रहा है, भारत केंद्रित इतिहास पढ़ने को मिल रहा है कि वास्तव में हमारे चिकित्सा में जनक बाहर मतलब चिकित्सा का जन्म बाहर हुआ था या भारत में हुआ था, ये समझने का अवसर मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। 70 साल पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर आप सवाल उठा रहे हैं, मतलब उन्होंने संविधान लिखा है वो गलत है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आपके मुख्यमंत्री संविधान का मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। आज जो संविधान पहले था उसमें बदलाव करना पड़ेगा। देश की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए, देश का इतिहास हमें पढ़ाया गया कि अकबर महान था, ये नहीं बताया गया कि पृथ्वीराज चौहान ने क्या, ये नहीं बताया गया कि वीर शिवाजी ने क्या किया, ये बताया गया कि अकबर महान था, हुमायूं महान था, जहां के देश के लिए ये किया, हमारे ऊपर इतने आक्रमण हुए, उसके पहले हमारा क्या इतिहास है ये बताने का काम उस समय के इतिहासकारों ने बिल्कुल नहीं किया है। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उतना ही जरूरी है जितना दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ना जरूरी है, जितना महात्मा गांधी को पढ़ना जरूरी है, भीमराव अम्बेडकर जी को भी पढ़ना जरूरी है कि देश और समाज में एक तबके को उन्होंने इतना अवसर दिया, इतना उनके लिए काम किया कि समाज में वो बराबरी पे आकर खड़ा और कंधे से कंधे मिलाकर देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए आनंद जी, क्या लगता है, क्योंकि समय की सीमा है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है, आपने पहले भी कह दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना हम भीमराव अंबेडकर बाबा साहब पर कोई सवाल उठाएं, ना हम दीनदयाल उपाध्याय पर कोई सवाल उठा रहे, ना हम हेडगेवार पर उठा रहे, ना हम महात्मा गांधी पर उठा रहे, ना हम राजीव गांधी पर, ना इंदिरा गांधी पर, हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। देखिए, ये सब वो नाम हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ, जिनका कोई ना कोई व्यक्तित्व रहा है, जिन्होंने अपने समय में कोई ना कोई मैसेज दिया है एक अच्छे देश के लिए, एक अच्छे एक जो हम देश में तमाम चीजें देखते हैं, एक विचारधारा की बात करते हैं उन तमाम चीजों के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिसका जो नाम है, जिस नाम से व्यक्तित्व है, जिसके नाम से किसी चीज का निर्माण हो गया, उसको हम बदल दें या आज के परिदृश्य में हम उसमें कोई और चीजों को डेवलप कर दें, तो ये बात बिल्कुल सही है कि खेल की चीजें हैं, खेल से संबंधित हो जाएं। फिर राजीव गांधी, बार बार देखिए वही उदाहरण इसीलिए आ रहा है कि आपने मेजर ध्यानचंद रखा, बहुत अच्छी बात है, वो सम्मान उनको मिलना चाहिए और होना चाहिए, लेकिन राजीव गांधी का नाम क्यों हटा दिया? उनके साथ आप जोड़कर रख सकते थे और ये कह दिया कि राजीव गांधी कभी खेल से जुड़े हुए नहीं रहे। आप ये भी तो देखिए वो किस व्यक्तित्व के थे। दूसरी चीज यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी हो रही है कि आज मेडिकल की पढ़ाई में किसी बड़े डॉक्टर का जिक्र नहीं हो सकता, उनसे संबंधित कोई जीवनी नहीं हो सकती, उनसे एक बार बात करिए। मुझे लगता है आप किसी को भी शामिल कर लीजिए, लेकिन उससे संबंधित जो कमेटी है, जो टीम है, जहां सिलेबस बनता है, पूरी एक टीम कमेटी होती है। देखिए, ऐसे नहीं होता कि सरकार ने बोल दिया और हम कर देंगे। मुझे लगता है बहुत गंभीरता से इन चीजों को सोचना चाहिए और तब इसका पूरा एक क्लेरिफिकेशन सामने आना चाहिए कि हाँ, हम इनको जोड़ सकते हैं और विषय की पढ़ाई विषय से संबंधित हो तो मुझे लगता है ये अच्छी होगी। आनंद जी, अपनी बात रखिएगा जल्दी से। जी राखी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिन बच्चों को पढ़ना है उनके जो मेंटर हैं, उनके जो शिक्षक है, उनको साथ में रखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि राजनीतिक लोग नहीं रहे, लेकिन राजनीतिक लोग केवल दूर से रहे, असली में काम वही लोग करें जिनको उन क्षेत्र से गुजरना है, जिनको पढ़ना है। दूसरी चीज, आप बिल्कुल आप किसी का भी, मेजर ध्यानचंद जी का भी नाम रखिए, आप किसी और का भी नाम रखिए, हम तो उसका स्वागत करते हैं। एक नया पुरस्कार बनाइए खेल का। राजीव गांधी जी का नाम हटाना कहीं ना कहीं मुझे गलत लगता है, क्योंकि राजीव गांधी जी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो सम्माननीय है। कोई भी हमारे देश का अगर प्रधानमंत्री है तो हमें उसको सम्मान से उनका नाम लेना चाहिए और सम्मान उनको मिलना चाहिए, भले पूर्व। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा कि हमें ये भी चीज में ध्यान में रखनी है कि इन सारी चीजों के असर उन डॉक्टर्स पे तो नहीं पड़ेगा। अगर हम हेडगेवार जी को सिलेबस में रखते हैं, अगर हम पंडित दीनदयाल जी को सिलेबस में रख रहे हैं, ठीक है, रख लीजिए, लेकिन साथ में आप महात्मा गांधी जी को सिलेबस में रखिए। आप ऐसे लोग, मैं तो कह रहा हूँ कि प्रवीण तोगड़िया जी जो हिंदू सम्राट हैं, वो खुद एक नेता भी रहे हैं और साथ में वो कैंसर के डॉक्टर भी हैं। आप उनका नाम क्यों नहीं रख रहे? क्यों नहीं रखना चाह रहे? क्योंकि वो शायद पार्टी छोड़ के उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बना दी है, पहले आपके साथ जुड़े थे, तो क्या आज वो डॉक्टर नहीं रहे क्या? अगर आप पक्षपात नहीं कर रहे हैं तो सबको जोड़िए, आप महात्मा गांधी जी को भी जोड़िए, हमें खुशी होगी। आप दूसरे लोगों को भी जोड़िए, हेडगेवार जी को भी जोड़िए, ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को भी जोड़िए जो असली में डॉक्टर हैं। हम ऐसे डॉक्टर्स का हम चाहेंगे क्योंकि
अगर हम एमबीबीएस का सिलेबस चाह रहे हैं तो ये एलोपैथी है। एलोपैथी को होम्योपैथी से कंपेयर नहीं कर सकते, आयुर्वेदिक से कंपेयर नहीं करते। आयुर्वेदिक का जो सिलेबस है उसमें आप रखिए, आप डॉक्टर चरक को रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एलोपैथी में आप एलोपैथी से रिलेटेड जो डॉक्टर हैं उनका सिलेबस रखिए, उनकी केस स्टडी रखिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल। अभिषेक देखिए, आपने एक बात बोली कि कोई पार्टी के नाते नहीं, आप एक स्टूडेंट के नाते अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए कि यदि आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे होते, मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ एक स्टूडेंट होने के नाते ही, कि यदि आप एक एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे होते और किसी पार्टी विशेष का कोई पक्ष आपके उसमें नहीं होता या आप संगठन से नहीं जुड़े होते, तब आपकी क्या राय होती? अभिषेक, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। हेलो मैम, मैं ऑडिबल हूँ? हाँ, अब बोलिए। हाँ देखिए, एक छात्र के नाते मैं इतना ही कहूंगा कि जो इन महापुरुषों को ऐड किया गया है सिलेबस में, कहीं छात्र को महापुरुषों की जो अच्छी बातें हैं वो अपने जीवन में अपनानी चाहिए। बाकी इनके सिलेबस में जो पढ़ाई होती है, डॉक्टर बनने के लिए जो आवश्यकता होती है सिलेबस की, वो उनको तो पढ़ाया जा रहा है। ये सिर्फ इसलिए ऐड ऑन हुआ है कि क्या अच्छी बातें समाज में इनके काम आएंगी, इनके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए इनको पढ़ के हम क्या अपने समाज जीवन में सुधार सकते हैं। ठीक है, समर्थ कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात रखिएगा। मैं जैसा अभिषेक जी बता रहे हैं कि मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, अगर हेडगेवार जी की, पंडित दीनदयाल जी की बातों से इस देश में जागरूकता फैलेगी, नैतिकता की बातें आएंगी, तो मैं कहता हूं महात्मा गांधी जी का नाम किस तरह से हटा सकते हैं। मुझे लगता है इनके नाम से पहले तो महात्मा गांधी जी का नाम आना चाहिए था इस किताब में। मैं इनसे कहता हूं, और इनकी हमें जीवनी पढ़ी होगी तो आज इस देश में हजारों किताबें इनके ऊपर छप चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं, वहां से इनके बारे में पढ़ लेंगे। पर किसी भी पार्टी विशेष व्यक्ति को इस एमबीबीएस की पढ़ाई में जोड़ना मैं एक तरह से बिल्कुल गलत मानता हूं। मैं सरकार को कहता चाहता हूं कि वो इस पर पुनः विचार करे और इस पर जल्द से जल्द बदलाव करे। इनका नाम हटाकर इस देश के जो सच्चे महान पुरुष हैं, जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, इस देश को आज हमको यहां बैठकर हम डिबेट कर पा रहे हैं, इस लायक बनाया, हमारे महापुरुषों का नाम जोड़ें, ऐसे एमबीबीएस के डॉक्टर्स का नाम जोड़ें, जिससे सच में हमें उनसे हमें जागरूकता मिले, हमें अच्छी सीख मिले। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए देखिए आगे क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन आज फिर वही बात, सबसे ज्यादा सवाल जिससे हैं वही इस चर्चा में शामिल नहीं है और शायद समझ नहीं आता क्यों बच रहे हैं। होंगे, बात रखेंगे, बात करिए ना, आपने बात ही नहीं की होगी। और एक बात और यहाँ पर समर्थ ने उठाई थी कि जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात हुई है, जिन मेंबर्स को शामिल करने की बात हुई है, वो किसके थे, वो कौन थे जिन्होंने अप्रूवल दिया है। तो निश्चित तौर पर सब बातें सामने आनी चाहिए। खैर, सवाल हैं, जवाब भी आएंगे और आने चाहिए। लगातार पूछते रहेंगे, कभी तो जागेगी सरकार और इसके जवाब देगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर की पढ़ाई में बीजेपी का एजेंडा कितना सही है, आने वाले समय में जिस तरीके से एनएसयूआई ने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं और हम सरकार से इस तमाम चीजों को लेकर अपनी आवाज बुलंद भी करेंगे, तो आने वाले समय में क्या होगा, क्या बदलाव होगा, या ऐसे ही चलेगा जो सरकार चाहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।